बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली इस तरह के कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र किया था, जैसे उसमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, फिर आइसोलेटेड स्फीयर होता है। तो इंटर लेवल पे जस्ट जो आप लोगों की बुक्स में है वो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ये फेडरल बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। देखें जी, ये हमारे पास कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर। इसकी प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, d। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दैट इज d। चार्ज स्टोर्ड जो होगा ये आपके पास होगा q। चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज q। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d। एरिया ऑफ प्लेट्स इज a। जो एरिया है प्लेट्स का वो हमारे पास क्या होगा, a। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d, चार्ज स्टोर्ड q, एरिया ऑफ द प्लेट्स e। अब क्योंकि चार्ज स्टोर्ड है प्लेट्स के अक्रॉस, तो इस वजह से इन प्लेट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अच्छा, क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस चार्ज स्टोर्ड है, इस वजह से यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज E। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, अगर चार्ज कैपेसिटर के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो पोटेंशियल शो करता है, पोटेंशियल मेजर करता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V। कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, V। अब देखें, सिंपल, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन में आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके इक्वल है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो सारा टॉपिक है ये जस्ट इक्वेशंस का खेल है। इक्वेशंस आगे पीछे करके हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। E किसके इक्वल है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। आपको पता है सिग्मा हमारे पास क्या चीज़ होती है, चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। E इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू V बाय D। अब ये सारे वो रिलेशंस हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं इस टॉपिक से पहले। ये कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल वाले टॉपिक में था। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक हो गया, जिसमें हमने ये सिग्मा भी यूज़ किया था। अब सिग्मा की और E की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है जी, तो E जो है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से E इज इक्वल टू V बाई D सिग्मा Q बाई A इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारे पास किसके इक्वल होगा, Q बाई A 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A एप्सिलॉन नॉट
बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्लियर है? ये क्यू बाय वी क्या चीज़ है? देखें, आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी एंड C इज इक्वल टू Q बाय V। दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे Q बाय V दोबारा मैं लिख देता हूँ, Q बाय V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। Q बाय V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D एंड Q बाय V इज C। तो C हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C इज इक्वल टू क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। Q बाय V C। C क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C हमारे पास क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो C है इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन है? C वैक्यूम, C वैक्यूम। A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C वैक्यूम। यानी कैपेसिटेंस है जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस नहीं किया। ये हमारे पास क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस है जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस नहीं किया। सी वैक्यूम, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आप पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेसिकली क्या चीज़ होती है कि फ्री स्पेस कितना अलाउ करती है कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, या हम यूं कह सकते हैं फ्री स्पेस कितना अलाउ करती है कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें। ठीक है जी। और सी वैक्यूम क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यानी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगी? एरिया ऑफ द प्लेट्स पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एक बात मैं दोबारा नेक्स्ट वाली लिख देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ है कि लास्ट लेक्चर मैंने जिक्र किया था कि इसके दरमियान हमने मीडियम प्लेस करना होता है, जिस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। और कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के बगैर तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि जब तक हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ नहीं करते हैं कैपेसिटर उस तरह से प्रॉपर नहीं बनता है। ठीक है ना? तो मीडियम यूज़ करना मस्ट होता है। और इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि अगर यहाँ से हम एरिया ऑफ द प्लेट्स कैलकुलेट करें सी डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम कैपेसिटेंस कहते हैं कि हमारे पास है 1 फैरड, यानी अगर हम 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, वैक्यूम प्लेट कैपेसिटर, 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, कौन सा? वैक्यूम प्लेट कैपेसिटर। और सपोज डिस्टेंस इसके दरमियान है 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ द प्लेट्स बनता है ऑलमोस्ट 10⁸ मीटर स्क्वायर बनता है। जो एरिया ऑफ द प्लेट्स बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 फैरड का कैपेसिटर, 1 फैरड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमने बनाना हो तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना रिक्वायर्ड होगा? 10⁸ मीटर स्क्वायर। 10⁸ मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया बनता है, 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम वैक्यूम प्लेट कैपेसिटर, अब एक क्वेश्चन है प्रॉपर है कि वैक्यूम प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं, तो हम क्या नहीं बना सकते? कोई इतराज़ करे, क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो वो बातें बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर उसके लिए हमें बड़ी कैपेसिटेंस चाहिए तो उस वजह से हमें बहुत बड़ा एरिया प्लेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत कम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा।
तो इसलिए वैक्यूम प्लेट कैपेसिटर जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता, मीडियम वाला। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम कैसे लिखी जाएगी? सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। सी मीडियम किसके इक्वल होगा? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी मीडियम किस पे डिपेंड करेगा? एरिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन आर कौन है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये बात आप कूलम्स लॉ में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज़ है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और आपको पता है कि एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। यहाँ से इसको अगर डिवाइड करें तो हम फाइंड भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होगा? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होगा? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये बात जहन में रखने वाली है कि जो फोर्सेस का टॉपिक था वहाँ पे यही चीज़ थी, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, और यहाँ पे क्या चीज़ है? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, ठीक है। इसीलिए इस केस में हम क्या कहते हैं? एफ वैक्यूम इज़ ग्रेटर देन एफ मीडियम। एफ वैक्यूम इज़ ग्रेटर देन एफ मीडियम, ठीक है। किस वजह से? एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है? एफ वैक्यूम ग्रेटर देन एफ मीडियम, सी मीडियम ग्रेटर देन सी वैक्यूम। तो ये क्या चीज़ होगी? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस फिर किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? हम क्या कह सकते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करते? मैं यहाँ लिखता हूँ C इज़ इक्वल टू, जनरली ऐसे पूरा लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, ठीक है जी। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगी? एरिया ऑफ द प्लेट्स पे। एरिया ऑफ द प्लेट्स जितना ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। क्यों? आप किसी से पूछें भाई एरिया ऑफ द प्लेट ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, किस वजह से ज़्यादा होगी? तो आपको आंसर दिया जाएगा कि लाजिम बात है एरिया बड़ा है तो चार्ज ज़्यादा आएगा। ऐसे नहीं, ठीक है। ये बात कैसे होगी? एरिया ज़्यादा होगा, इट मीन्स के मटेरियल ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब है मटेरियल ज़्यादा होगा। अच्छा, मटेरियल ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। मटेरियल ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। फिर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस जो शिफ्ट हो सकते हैं वो ज़्यादा होंगे। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये बात ज़हन में रखनी है। खाली ये नहीं कह देना भाई जगह ज़्यादा हो जाएगी तो लाजमत है चार्ज ज़्यादा हो जाए, नहीं। क्या होगा? एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा इट मीन्स मटेरियल ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा इट मीन्स नंबर ऑफ एटम ज़्यादा, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा मीन नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा जो हमने शिफ्ट करने हैं। तो इसलिए एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होगी, डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी। यानी अगर प्लेट्स जितनी क्लोज होंगी, ठीक है, उतना ही जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस पे इस तरह से ये डिपेंड करेगा। अट्रैक्शन बढ़ जाती है, डिस्टेंस जितना कम होगा अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है दो प्लेट्स के दरमियान। ओके, तो ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कुछ भी कह सकते हैं। जब हमने बात स्टार्ट की थी तो ये बात की थी कि कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर करता है?
ये डेरिवेशन के बाद लास्ट पे फिर मैं आपको दोबारा बात बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेरिवेशन है सिंपल सी, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखें ये हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। इनिशियली अगर हम ऐसे लेते हैं कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इस पे चार्ज स्टोर्ड नहीं है, इट मींस इनिशियली चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0। इनिशियली पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, 0। आपको लास्ट वाले लेक्चर में ये मैंने जिक्र किया था, जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस चार्ज स्टोर होगा इट मींस वहाँ पे पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो चार्ज स्टोर नहीं है, इट मींस के पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0। वी क्या हो गया, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर हम इस पे चार्ज स्टोर कर देते हैं, फाइनली ये कह दें कि चार्ज जो है वो Q है, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, V। फाइनल चार्ज कितना होगा क्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, Q। फाइनल पोटेंशियल कितना होगा क्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, V। क्लियर है। अब V एवरेज पोटेंशियल, हम इसको कहें कि क्या होगा, एवरेज पोटेंशियल, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। V इज इक्वल टू 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज पोटेंशियल V बाय 2। क्या हो जाएगा, V बाय 2। एवरेज पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, V बाय 2। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर हुआ तो पोटेंशियल डेवलप हुआ, जब चार्ज स्टोर नहीं था तो पोटेंशियल नहीं था, ठीक जी। हमने क्या कहा, एवरेज पोटेंशियल कितना हो गया, V बाय 2। अब आप देखें जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ पे आपने क्या चीज़ पढ़ी थी, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी थी, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे इस एनर्जी को हम शो करते हैं UE, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपिटल U जो है ये किसके लिए यूज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आप ये यूज़ कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी। कैपिटल U किसके लिए यूज़ होगा, एनर्जी के लिए, एनर्जी। और E साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहीं पे G लिखें ग्रेविटेशनल एनर्जी, यहीं पे M लिखें या B लिखें मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ये कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या चीज़ आ जाएगी, चार्ज। और इस पोटेंशियल की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की जगह पे क्या लिखेंगे, एवरेज पोटेंशियल V बाय 2। इस पोटेंशियल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V बाय 2, एवरेज पोटेंशियल, UE Q इंटू V बाय 2। इलेक्ट्रिकल एनर्जी stored across the plates of capacitor, Q V by 2। फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 by 2 Q V। UE किसके इक्वल होगा, 1 by 2 Q इंटू V। एक इसका ये रिलेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एक रिलेशन ये बन गया। अब आप देखें, एज Q इज इक्वल टू CV, एज Q इज इक्वल टू CV, इट मीन्स के अब आपके पास UE जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ CV इंटू V
हाफ सी वी स्क्वायर। यू ई किसकी इक्वल आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर। एक रिलेशन कौन सा आ गया, हाफ क्यू वी। एक रिलेशन कौन सा आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। फिर इसी को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करते हैं, यू ई हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है, देखें Q इज इक्वल टू सी वी, Q बाई सी इज इक्वल टू वी। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हाफ Q इंटू क्यू बाई सी, इट मीन्स हाफ Q स्क्वायर बाय सी। ये क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाय सी। ये तीन रिलेशंस आपके पास आ गए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कौन सा, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये रिलेशन मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी टेस्ट में भी क्वेश्चन इसमें से आता होता है, फेडरल बोर्ड में न्यूमेरिकल भी इसमें आया था, तो अक्सर लोगों ने इसको गलत किया था। वो क्वेश्चन ये था कि व्हेन चार्ज बिकम्स डबल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकम्स। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कुछ लोगों ने इस फार्मूले को रेफरेंस बनाते हुए आंसर क्या दिया था, 2E, यानी एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो क्योंकि लोग इस रिलेशन से वाकिफ़ नहीं होते हैं तो वो इसके थ्रू आंसर देते हैं, जिसका मतलब है कि क्या हो गया, डबल। तो ऐसा नहीं है, 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। आपने याद रखना है, आंसर आपने इस रिलेशन से देना है। ठीक है जी, अगर चार्ज को डबल कर दें तो उस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर हम चार्ज को डबल करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। सिर्फ कहा है चार्ज को डबल, कैपेसिटेंस को कुछ नहीं कहा। कैपेसिटेंस फिक्स है तो कैपेसिटेंस फिक्स होगी, चार्ज को डबल किया एनर्जी 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो ये तो रिलेशंस हो गए 3। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कैपेसिटेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो देखें वो किस तरह। पहले ये वाला रिलेशन हो गया, ये वाला रिलेशन हो गया और ये वाला रिलेशन हो गया। ठीक है जी, अब आप देखें सिंपल है, यू ई हाफ सी वी स्क्वायर, इस सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये वी जो है ये किसके इक्वल होता है, ई डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी किसके इक्वल है, ई डी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है जी, एक डी से कैंसिल हो जाएगा तो रिलेशन कौन सा आ गया, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी ई स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइनल फॉर्म में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ए क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। डी हमारे पास क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ए क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स। डी कौन सी चीज़ होगी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से
हम इसको दोनों साइड से AD से डिवाइड करते हैं, AD 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर AD डिवाइडेड बाय AD, दोनों साइड पे। अब एक ही चीज़ होती है कि इसको इधर डिवाइड कर दें या दोनों साइड पे AD से डिवाइड कर दें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो क्या चीज़ बन गई, ये जो रिलेशन है ना, ये हमारे पास कौन सा है, देखें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या चीज़ है, एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है जी, इसको स्मॉल ue से डिनोट करते हैं। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपकी जो सिलेबस की बुक है इस फॉर्म में इसको हम किस सिंबल से शो करते हैं, स्मॉल ue ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये लास्ट रिलेशन बन गया, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये उस बात को क्लियर करता है कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव एनर्जी का क्या होगा, यानी देखें एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर किस पे डिपेंड करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अच्छा, अब फील्ड क्या चीज़ होती है, फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है, ये बात आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर में सुन चुके हैं। क्या चीज़ है, अगर किसी चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। अगर हम किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। अच्छा, अगर फोर्स लगती है तो इसका मतलब उस पर एनर्जी लग रही है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। ये सारी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, रिलेटिव होती हैं, लिंक्ड होती हैं आपस में। फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, फिर एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहें, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। ठीक है जी, तो क्या चीज़ है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जितना फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा इतनी एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। अच्छा, अब फील्ड स्ट्रॉन्गर कब होगा, जब चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। फील्ड स्ट्रॉन्गर कब होगा, जब चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। तो फिर बात उधर ही गई कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वो चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। ठीक है जी, तो जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा इतनी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसको मीडियम की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। मीडियम की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मीडियम। लास्ट बात जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कही थी कि आपको मैं ये बात एक्सप्लेन करूँगा कि एनर्जी स्टोर्ड भाई कैसे है ना, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस एनर्जी स्टोर्ड कैसे है। जो फर्स्ट लेक्चर था कैपेसिटर का, उसमें एक चीज़ मिस हो गई थी, ये मैंने आपको लास्ट पे बतानी थी, और वो चीज़ जो है वहाँ पे नहीं बताई जा सकी। और उम्मीद है कि आपके ज़हनों में वो क्वेश्चन ज़रूर आया होगा उस वक्त कि ये फिर क्या है जो भी बात आपसे करने लगा हूँ। तो देखें, ऐसा है कि हम कहते हैं बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या चीज़ है, बैटरी। क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। अब इसका क्या मतलब है, बैटरी के अंदर लाजिम बात है इन प्लेट पे चार्जेस है ना, चार्जेस सेपरेट हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैपेसिटर है,
ठीक जी। अच्छा, और इसकी प्लेट्स पे भी ऐसे चार्ज स्टोर्ड है। अच्छा, एक बात आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो बैटरी बनाई है ना, आप देखें बैटरी में हमने क्या बनाया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, ये इसका होता है सिंबल, एक बड़ा बना दी साइड, एक छोटी साइड बना दी, ठीक है। और इधर कैपेसिटर में दो प्लेट्स बनाई हैं तो वो इक्वल साइज़ की बनाई। तो अब आपके जहन में बात आएगी कि भाई कोई पूछे ना बैटरी और कैपेसिटर में क्या फ़र्क होता है, तो ये नहीं बताना कि एक में दोनों प्लेट्स का साइज़ बराबर होता है और एक में एक प्लेट छोटी होती है तो एक प्लेट बड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंबल है। एक्चुअल में क्या होगा, जो आपको कैपेसिटर के पहले टॉपिक में बताया था, वो दो प्लेट्स ही हैं, ठीक है। या जो भी उसके अंदर अरेंजमेंट है, मतलब डिफरेंट सेल्स की अरेंजमेंट आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत आपको 13 चैप्टर में बताऊंगा इंशाल्लाह, 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले में। अच्छा, अब आप देखें ये बात आपको समझ आ गई ना। एक दफ़ा किसी बच्चे ने कहा कि हमें जो है ना मैडम ने ये कहा कि अगर छोटी बैटरी हो ना, यानी कम पोटेंशियल, तो उसको ऐसे छोटी प्लेट्स बनाते हैं, अगर बड़ी बैटरी हो तो उसकी प्लेट्स को बड़ा बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, और जितना मर्जी छोटा बना दें या बड़ा बना दें, जब उसको वैल्यू पर लिखेंगे तो वो उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये नहीं कि भाई इसमें एक प्लेट छोटी और एक प्लेट बड़ी और इसमें दोनों बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये बेसिक बात है जो मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है। फिर सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपेसिटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुआ हुआ है, ठीक है। बैटरी में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुआ हुआ है। कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस भी पोटेंशियल है, बैटरी के क्रॉस भी पोटेंशियल है। अच्छा, और लास्ट लेक्चर में यही बात की थी कि जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर हो गया, तो दोनों बराबर भी हैं। ये भी आप नहीं कह सकते कि भाई कैपेसिटर पे कोई थोड़ा स्टोर होता है, ठीक है, तो इक्वल हो गया। अच्छा, एक चीज़ कि फिर हम किस इनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, ठीक है। भाई कैपेसिटर को हम कब यूज़ करेंगे या बैटरी को हम कब यूज़ करेंगे, तो बेसिक डिफरेंस ज़रा सुन लीजिएगा, वो ये है कि बैटरी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती रहती है। बैटरी के अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल कंज्यूम होता रहता है, ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती रहती है। जबकि जो कैपेसिटर है वो रैपिडली एनर्जी सप्लाई करता है। अच्छा, बात फिर रह गई क्या कि वो एनर्जी कैसे सप्लाई करता है, यहीं से तो बात स्टार्ट हुई थी कि एनर्जी कैसे सप्लाई करता है। तो देखें क्या चीज़ है, अगर आपने बैटरी के साथ यहाँ पे कोई ऐसे बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये हमने कोई बल्ब लगा दिया, यहाँ कोई स्विच लगाया हुआ है, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, बल्ब ब्राइट हो जाएगा। बल्ब में से क्या चीज़ आ रही है, लाइट। लाइट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्ब में क्या चीज़ आ रही है, लाइट, ठीक है जी। अच्छा, लाइट क्या चीज़ होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, बैटरी इसको प्रोवाइड कर रही है, यानी जो नहीं कहना था, ठीक है। क्या चीज़ है, लाइट, और लाइट क्या चीज़ है, एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी हमें मिल कहाँ से रही है, ये हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये हमें कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, यानी बैटरी से। तो बैटरी ने क्या दिया हमें या बल्ब को, एनर्जी दी। बैटरी ने हमें या बल्ब को क्या चीज़ दी, एनर्जी दी। अच्छा, अब आप देखें सेम काम यही होगा अगर हम यही बल्ब ऐसे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बल्ब ब्राइट होगा, ठीक है। इसका मतलब है हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हमें क्या प्रोवाइड करेगा, लाइट एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, ये एनर्जी कैपेसिटर से आई। जितना कैपेसिटर में चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, इतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इतनी एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक हो गया। यहीं पे आप मोटर लगा दें, मोटर रोटेट करेगी, तो कौन सी चीज़ मिल गई, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वो बात है कि कैपेसिटर जो है
वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, बैटरी भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है और ये थोड़े टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कैपेसिटर थोड़े टाइम के लिए, जैसे ही चार्जेस फ्लो करेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर से चार्ज ख़त्म हो जाएगा, यहाँ दरमियान में डाइलेक्ट्रिक है, वहाँ से कोई चीज़ फ्लो कर नहीं सकती है, लिहाजा ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यानी बल्ब थोड़ी देर के लिए ब्राइट होगा और फिर ख़त्म। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कैपेसिटर का और बैटरी का। बैटरी ने कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देनी है, कैपेसिटर ने सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी देनी है और फास्ट फॉर्म में, रैपिडली। जो आपको मैंने बिल्कुल पहले स्टार्ट में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि शॉक प्रोवाइड करता है, तो वो शॉक क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि रैपिडली डिस्चार्जिंग होती है, रैपिडली चार्ज फ्लो करता है, लिहाजा कैपेसिटर का शॉक सेम उतने पोटेंशियल वाली बैटरी से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर को बहुत बड़े लेवल पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। तो अदरवाइज़ ये हो कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे हम इसको यूज़ करें, तो इसलिए ये है कि कैपेसिटर बड़े लेवल पे यूज़ नहीं होता, छोटे डिवाइसेस अप्लाइंसेस छोटी लेवल पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। ये लास्ट लेक्चर में बात रह गई थी और वो मेरे अंदर भी रह गई थी कि ये आप तक पहुंचानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।